आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। आज इस नावल की लास्ट एपिसोड 21 पार्ट 3 पेश किया जा रहा है। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। माला ने बस शॉपिंग बैग्स अपने अपार्टमेंट में रखे और दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से माहिर का दरवाज़ा बजाया। बज़ाहिर मुत्तमिन सी लेकिन अंदर से नर्वस होते हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखा, जिसने उसको देखकर सर को खम दिया था, जैसे कह रहा हो कि अंदर सब ठीक है। अलबत्ता वो दरवाज़ा खुलने तक उंगलियां मरोड़ती खड़ी रही। एक खौफ सा था जो दिल से जाता ही नहीं था। अभी दरवाज़ा खुलेगा और ना जाने क्या दिखाई दे। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही राहदारी में भागता बदर दिखाई दिया, जो फैज़ी खानम से कुछ लेकर वापस हलाल की तरफ भाग रहा था। माला के सीने में रुकी सांस इत्मीनान से बहाल हुई और वो मुस्कुरा के अंदर चली आई। बदर बीच रास्ते में रुक गया। उसे देख के चेहरा खिल उठा, भाग के आया और उसकी टांगों से लिपट गया। वो वही पंजों के बल बैठी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उससे सरगोशी में बात करने लगी। उसने खाना खाया? उसने इतनी देर क्या किया? वो बातें जिनका वो कभी भी जवाब नहीं देता था, बस मुस्कुरा के उसे सुने गया। हाथ माला के हाथों में थे। उसके सवालों का जवाब पीछे कालीन पर बैठी हलाल मुस्कुरा के दे रही थी। जब माला ने किसी एहसास के तहत गर्दन पीछे मोड़ी, हालांकि अभी पीछे से कोई उस जानिब नहीं आया था, सीढ़ियां वीरान थी, लेकिन वो एहसास जो हमेशा उसके आने से चंद लम्हे पहले हो जाता था, इस वक्त भी उसको बता रहा था कि अभी वो दिखाई देगा। वो सीढ़ियों की तरफ देखे गई, तभी ऊपर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अगले ही लम्हे सीढ़ियों के ऊपर उसका चेहरा दिखाई दिया। वो वहीं देख रही थी। स्वेट पैंट्स और पूरे आस्तीन को पोलो में मलबूस गीले बालों वाला माहिर उसे देख के मुस्कुरा दिया। वो भी उसी अंदाज में मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। बदर अब उसके घुटनों से लगा हुआ था, यूं कि माला के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। मुझे देर हो गई। उम्मीद है बदर ने फैज़ी खानम के कामों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा। वो जैसे शर्मिंदा थी। फैज़ी खानम जवाब में खफा होते हुए कोई वजाहत देने लगी। तब तक माहिर चलता हुआ उनके करीब आ पहुंचा था। बदर का पासपोर्ट आ गया? माला इस सवाल पे चौंकी। बेख्तियार उसका चेहरा देखा। उसका अंदाज सरसरीज था और वो माला को नहीं देख रहा था, बल्कि बदर की तरफ मुतवज्जा था। चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। अभी तक नहीं आया। वो थूक निकल के जबरन मुस्कुराई। दिल ने एक धड़कन मिस की। कहीं उसे मालूम तो नहीं हो गया कि बदर का ट्रैवल डॉक्यूमेंट पहले से ही उसके पास मौजूद था। वो क्या सोचेगा कि वो यहाँ से क्यों नहीं जा रही, लेकिन वो कैसे जा सकती थी? उस रोज़ पुलिस स्टेशन के बाहर माहिर ने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी और उसे मुकम्मल नहीं किया था, और जब तक वो ये गुफ्तगू मुकम्मल ना कर लेते वो कैसे कहीं जा सकती थी? उसे माहिर की तरह चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना था। कोई बात नहीं, आ जाएगा। माहिर ने वापस उसको देखा। वो उसी मुत्तमिन अंदाज में मुस्कुरा रहा था। शायद उसे कुछ मालूम नहीं था, शायद उसका मूड वैसे ही अच्छा था और वो बस उसे तसल्ली दे रहा था। यकीनन ऑफिस में उसके सारे काम ठीक से हो गए होंगे। माला बदर को लिए बाहर आई तो वो उन्हें सी ऑफ करने साथ आया था। वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल रही थी और वो साथ खड़ा था। तब अचानक से वो बोला, उस रोज़ मैंने तुमसे कुछ पूछा था। कोड पंच करती हुई माला की उंगलियां ठहर गई। दिल ने फिर से एक धड़कन मिस की। बेख्तियार चेहरा उठाकर उसे देखा, फिर दोनों दरवाज़ों पर खड़े पहरेदारों को। उफ, वो बीच राहदारी के उनकी मौजूदगी में ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता था? क्या बात? फील्ड ट्रिप के बारे में। माला को चंद लम्हे के लिए समझ में ना आया कि वो क्या कह रहा है। फिर जैसे याद आया, हाँ सॉरी, मुझे भूल गया था। तुमने कहीं जाना था? माहिर ने इस बात में सर हिलाया।
वो दरवाज़ा खोल चुकी थी और बदर तेज़ी से अंदर जाने लगा था जब सिक्योरिटी गार्ड ने बेख्तियार दरवाजे में हाथ देकर उन्हें रोका। माला ने बदर को नरमी से कोहनी से थामा। उसने सर उठा के माँ को देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। इसी असना में गार्ड अंदर चला गया। उसने पहले अपार्टमेंट को चेक करना था। मैंने बताया था ना, मैंने अगवा जाना है कि एक आर्ट पीस खरीदने के लिए, मगर वो औरत मुझे इतनी आसानी से वो आर्ट पीस देगी नहीं। मैं चाह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम उसको कन्विंस कर सको। गार्ड वापस बाहर आया और इस बात में सर हिलाया। ऑल क्लियर। माला ने बदर को अंदर जाने दिया। वो दोनों चंद कदम चलकर अंदर राहदारी तक आए, यहाँ तक कि लाउंज का मंजर दिखाई देता था। कब जाना है? परसों सुबह। माला ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। ओके, मैं आ जाऊंगी, लेकिन एक बेबसी भरी नज़र बदर पे डाली। वो ठीक रहेगा, मेरे अपार्टमेंट में कैमरास हैं, तुम मुसलसल उसको देखती रहोगी। पुलिस बाहर मौजूद है और गार्ड्स हर वक्त अंदर होंगे। वैसे भी आलियान दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। माला फीका सा मुस्कुरा दी, इस बात में सर हिलाया। ओके, उस शख्स के उस पे इतने एहसान थे कि अगर उसके लिए उसे किसी को राज़ी करना था एक आर्ट पीस देने के लिए, तो उसे ऐसा करने में कोई तामिल नहीं होना चाहिए था। माहिर उसको शब्बा खैर कह के पलट रहा था जब चौंक के रुका। आंखें बेख्तियार छोटी हो गई। माला ने महसूस किया वो उसके कंधे के पीछे कुछ देख रहा था। माला ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। माहिर की नज़रें किचन काउंटर पे जमी थी, जहां दोपहर के चंद बर्तन रखे थे जिनको वो जल्दी में धो नहीं सकी थी। क्या वो उसके सलीके और सफाई को जज कर रहा था? वो खफीफ सी होके किचन की तरफ आई, मगर माहिर अभी तक वहीं देख रहा था। ये जर्द रंग का चम्मच, ये? वो हैरान हुई, फिर आगे आई और प्याले में से एक नरम सिलिकॉन का चम्मच उठा के दिखाया। ये बदर का चम्मच है, वो इससे दही वगैरह खाता है। क्यों, क्या हुआ? माहिर के तासुरात ऐसे थे जैसे चौंक गया हो। उस फेरोजी अमारत में भी ऐसा ही एक चम्मच था, सब्ज रंग का, जबकि उस अमारत में कोई बच्चा नहीं था। माहिर, माला ने गहरी सांस लेके चम्मच वापस रख दिया। बदर वापस पहुंच चुका है और तुम खुद कहते हो कि वो दोबारा उसको अगवा करने वाली हरकत नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें अब इस मामले को छोड़ देना चाहिए। आलिया ने फिरोजी अमारत कही थी या पिस्ता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माहिर बदवक्त मुस्कुराया और सर हिला दिया। उसको शब बखैर कह के वो बाहर निकला और राहदारी से अंदर जाने की बजाय लिफ्ट की तरफ आ गया। उसकी उंगलियां तेज़ी से मोबाइल पे बटन दबा रही थी। चंगेज़, तुम्हें उस फेरोजी अमारत वाले अपार्टमेंट को करना होगा। ये शरीफ इंसानों के आराम का वक्त होता है माहिर बे। चंगेज़ की बेजार सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं आज इस घर गया था, वहाँ एक सिलिकॉन का चम्मच, सबज चम्मच था जो अमूमन बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जबकि उस घर में कोई बच्चा नहीं था। तुम्हें तुम्हारा मतलूबा बच्चा मिल चुका है यार, और वो अगवाकार जादूगर तुमसे इतना खौफजदा है कि दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। फिर अब इस मामले के पीछे पड़ने का फ़ायदा? एक दफ़ा इस घर को चेक करो, कुछ है वहाँ पे। आलिया ने जानबूझ के पहले उसका नाम लिया था। शायद उन मियाँ बीवी का आलियान से कोई ताल्लुक है, उसने बच्चा पहले उन्हीं के पास रखवाया होगा। एक दफ़ा चेक करो। जवाब में चंगेज़ नागवारी से कुछ कह रहा था, लेकिन माहिर काल काट चुका था। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर मोबाइल स्क्रीन रोशन की और फ़ोन बुक खोली। वो नंबर उसने कार्ड से अपने फ़ोन में उसी रोज़ मुंतकिल कर लिया था, वो नंबर जिस पे वो अभी तक कॉल नहीं कर सका था, लेकिन अब उसे करनी चाहिए थी। अब वक्त आ गया था। वाई माहिर बे, जानता था कि आप कॉल ज़रूर करेंगे। आलियान सादान ने दूसरी ही घंटी पे फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ में चहक सी थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब और कहाँ? मैं जानता हूँ, इंतज़ाम कर रखा है, इसी लाइब्रेरी में जहाँ से आपने मुझे गिरफ्तार करवाया था, कल शाम 7 बजे, मगर अकेले आइएगा। वो जैसे तैयार था। अगला दिन ढल गया और रात उतर आई। क्योंकि कल एक वर्किंग डे होना था, इसलिए उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की गहमा गहमी भरती रात के साथ मांद पड़ रही थी, जैसे तमाम काम करने वाले अफराद अपने अपने कामों में जा चुके हों। बच्चों को ज़बरदस्ती सुलाया जा चुका हो, किचन साफ करके बत्तियां गुल कर दी गई हों। ऐसे में फ्रीद लॉर के स्याह सफ़ेद लिविंग रूम की मध्यम बत्तियां जली थी और लंबे सोफे पर कंबल टांगों पर डाले बियर बोल फरीद
सीधा लेटा था, बाजुओं का तकिया सर के नीचे बनाए वो छत को देख रहा था। मेज पर रखा मोबाइल बार बार सोशल नोटिफिकेशंस के बायस जूम जूम करता। वो बेजारी से एक नज़र डालता और वापस छत को देखने लगता। सुजैन का भी कल वर्क डे था और वो भी सोने जा चुकी थी। घर खामोश था। ऐसे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो बियर बोल चौंका। गर्दन ऊंची करके देखा, एक खौफ सा लाहक हुआ। सूजी अभी तेजी से धप धप करती बाहर आएगी और उसके सर पे खड़े होकर किसी चीज़ की शिकायत करने लगेगी, मगर वो सूजी नहीं थी, वो माहिर था जो अपने कमरे से बाहर आ रहा था। तुम सोए नहीं? माहिर जीने उतरता नीचे आया। उसे देख के ठिठक के रुका। बियर बॉल ने आंखें छोटी करके सर से पैर तक उसे देखा। वो लंबा भूरा कोट पहने, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे जैसे तैयार था। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बियर बॉल ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो वक्त नहीं, तारीख देख रहा था। क्या कल वाकई वर्किंग डे था? एक काम है जो दिन की रोशनी में नहीं हो सकता था। सो जाओ। एक गहरी नज़र उस पर डालता माहिर बाहर की जानिब बढ़ गया। बियर बॉल वापस उसी पोजीशन में लेट गया। कदमों की चाप दूर चली गई और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फ्रीद लॉर में अब फिर से सन्नाटा था। ऐसे में बियर बॉल फ्रीद बिना चाप के उठा और उसी खामोशी से अपने कमरे के अंदर आया। सूजी बेड पे लेटी आंखों पर बाजू रखे हुए थी। वो सोते वक्त होंठों पर टेप लगाती थी। बियर बॉल उसके सरहाने खड़ा चंद लम्हे उसे देखे गया। साइड टेबल पर रखी नींद की गोलियों की डब्बी भी देखी। इस शहर में सुजैन जैसी औरतें और मर्द जिनका लाइफस्टाइल हाई फंक्शनिंग था, नींद लाने और एंग्जाइटी भगाने की गोलियों को मामूल में लेते थे। पानी का गिलास आधा खाली था, यानी उसने नींद की गोली ले रखी थी और अब वो सुकून से सोएगी। सुबह उसने भी काम पे जाना था। क्या वो वाकई लॉ फर्म बना रही थी या वो पैसे कहीं और जा रहे थे? बियर बॉल काउच पर बैठ गया। दोनों मुट्ठियां लबों पर जमाए वो खामोशी से सोती हुई सुजैन को देखे गया। फिर एक नज़र अलमारी को देखा जिसमें वो लैपटॉप बैग रखती थी। वापस सूजी को देखा। उसका दायां हाथ बेपरवाही से आंखों पर रखा था, ऐसे कि अंगूठे की लकीरों का प्रिंट साफ दिखाई दे रहा था। बियर बॉल बेचैनी से नाखून दांतों से कुतरने लगा। दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। एक नज़र अलमारी को देखा, दूसरी नज़र सूजी के ढीले पड़े अंगूठे पर डाली। माउथ टैपिंग के बावजूद सूजी के सांस की आवाज़ हल्के हल्के खराटों की सूरत में उभर रही थी। वो गहरी नींद में थी। बियर बॉल फरीद ने बहुत सा थूक निगला और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों में मामूली सी लर्जिश थी। लाइब्रेरी इस वक्त बंद हो चुकी थी जब माहिर वहां पहुंचा। उसको पहले से अंदाज़ा था कि इस वक्त लाइब्रेरी खुली नहीं होगी, लेकिन वो जानता था कि आलियान के पास कोई प्लान बी होगा। उसका शक दुरुस्त निकला, क्योंकि जैसे ही वो दाखिली दरवाजे तक आया, एक सतून के पीछे से कोई निकल के उसके सामने आया। वो चौंक के उस जानिब घूमा। वो एक कम उम्र लड़का था जिसने एक हाथ में नीली आंख वाले चंद सोविनियर्स पकड़ रखे थे जिन्हें शायद वो बेच रहा था, और दूसरे हाथ में एक पर्ची थी। खामोशी से माहिर को देखते हुए पर्ची उसकी हथेली में ठोंसी और आगे बढ़ गया। माहिर ने मुड़ी तुड़ी पर्ची खोली और उसके ऊपर एक पता दर्ज था। वो तल्खी से मुस्कुराया। सांस धुएं की सूरत खारिज हुआ। वो लाइब्रेरी से चंद ब्लॉक्स दूर बोसफोर्स के पानी के करीब एक फिश रेस्टोरेंट का पता था। उसे गाड़ी में बैठने की ज़रूरत ना थी, बस चंद मिनट की वॉक से ही वो यहाँ पहुँच गया था। आलियान उसे दूर से ही दिखाई दे रहा था। साहिल पे लकड़ी की मेज़ें और बेंच रखे थे। उससे मिलती जुलती जगह पर एक दफ़ा उसने और माला ने सुरख अमारत से वापसी पे खाना खाया था, जो एक मिशेलियन स्टार रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर था। आज के खाने के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे एक बेंच पे आलियान बैठा था और साइज वोल कोट पहने, सुनहरे बालों को बीनी से ढांके वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। उसे देखते ही मुस्कुरा के हाथ हिलाया। मुंह भरा हुआ था। माहिर फरीद बिना मुस्कुराए रेत पर बोर्ड्स के साथ चलता लकड़ी के बेंच तक आया। एक तनकीदी निगाह आलियान के सामने रखी ट्रे पे डाली, जिसमें भुनी हुई मछली के साथ बहुत से फिंगर चिप्स रखे थे। वापस आलियान का चेहरा देखा। चैट डे। आलिया ने मुस्कुरा के एक आंख दबाई, फिर टिश्यू से हाथ पे लगी चिकनाई साफ की और मुसाफे के लिए बढ़ाया। माहिर सीधा खड़ा रहा।
मैं जादूगरों से हाथ नहीं मिलाता, लेकिन मैं गुर्दा चोरी करने वालों के साथ हाथ मिला सकता हूँ। बैठिए माहिर बे। अपना हाथ वापस खींच के सामने इशारा किया। माहिर फरीद एक पुरतपश मगर खामोश निगाह उस पे डाल के सामने बैठ गया। कुछ पूछने आया हूँ तुमसे। वो दोनों अब आमने सामने लकड़ी के बेंच पर बैठे थे और दरमियान में एक मेज़ थी। ऊपर पूरा चांद चमक रहा था जिसने लहरों को बेचैन कर रखा था और वो बार बार पत्थरों के किनारों से सर पटकती पीछे हट जाती थी। भुनी मछली और नमकीन पानी की खुशबू जैसे उसके नाक में घुस रही थी। माहिर ने उसी संजीदगी से आलियान को देखा जो चेहरा झुकाए मछली का आखिरी टुकड़ा खा रहा था। तुम्हें हलाल से क्या चाहिए? लुकमा चबाते हुए आलियान ने चौंक के चेहरा उठाया। आंखों में ताज्जुब उभरा। आप हलाल के बारे में बात करने आए हैं? मैं बहुत सी बातें करने आया हूँ और उनमें से पहली बात यह है कि तुम हलाल से दूर रहोगे। माहिर बे, उसने मुस्कुरा के टिश्यू से होंठ थपथपाए और कदरे पीछे हो के बैठा। आपके जैसे फुर्सत से माहिर का चेहरा देखा। आप मुझे क्या समझते हैं? पार्ट मैजिशियन, पार्ट स्कैमर? जवाब में आलियान बेख्तियार हंस दिया। उसकी हंसी कबीरा बेगम जैसी थी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ माहिर बे, आपकी तरह। जो करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ। मेरे जैसे लोग अगर इस दुनिया में ना हों तो आप जैसे लोग क्या करेंगे? आपकी ज़िंदगियाँ तो बहुत आसान हो जाएंगी। ये जो तस्बीह आप हाथ में लेकर घूमते हैं, उसने आबरू से माहिर के उस हाथ की जानिब इशारा किया जो कोट की जेब में था। आपको उसकी अहमियत हमारी वजह से मालूम हुई है। हमारा आपके ऊपर एहसान है, यानी तुम्हारे तमाम अमाल की जस्टिफिकेशन तुम्हारे पास मौजूद है। वेरी इंटरेस्टिंग। आलियान ने मुस्कुरा के माहिर की आंखों में देखते हुए डाइट सोडा का कैन होंठों से लगाया। वो दोनों एक लम्हे के लिए भी अब एक दूसरे से निगाह नहीं हटा रहे थे। मैं और आप ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। मेरी तरह आप भी अपनी गलती नहीं मानते और आपका तजस्सुस आपको आज एक जादूगर की चौखट पर ले ही आया है। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। सिर्फ लहरों का शोर था और दूर किसी फेरी की आवाज़। तुमने पहले फिरोजी इमारत क्यों कहा था? अल्लाह अल्लाह माहिर बे, आलियान ने जैसे अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आपकी अना इतनी बुलंद क्यों है कि आप अपनी समाज की गलती नहीं तस्लीम कर सकते? जिस चीज़ के पीछे आप इतने दिन से पड़े हैं वो कुछ नहीं है सवाए एक गलत फहमी के। मैं जानता हूँ मैंने क्या सुना था। मैंने फिस्टिक कहा था। आप फिरोजी समझे। कसूर आपका है, लेकिन आपकी ईगो आपको ये तस्लीम नहीं करने दे रही। वरना आप जानते हैं ना, ओस्कैम्स रेजर दुरुस्त जवाब वही होता है जो सबसे सादा हो, और सबसे सादा जवाब यह है कि मुझे सुनने में गलती हुई। राइट? आलियान ने मुस्कुरा के इस बात में सर को खम दिया। मैं आपको गलत अमारत क्यों बताऊंगा जबकि मेरा गुर्दा दाव पे लगा हुआ था? यही पूछने आया हूँ कि जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ दाव पे लगी थी तो तुमने मुझे गलत बात बताने का रिस्क क्यों लिया? मैंने गलत नहीं बताया, आपने गलत सुना था। सिंपल। उसने सोडा का कैन होंठों से लगाया, सुड़ करके 2 घूंट भरे, फिर कैन नीचे किया। चंद कतरे होंठों पर लगे जिन्हें हथेली की पुष्ट से पूंछ लिया। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसने माहिर की आंखों से आंखें नहीं हटाई थी। तुमने बदर को क्यों अगवा किया था? वो आंखों पे शक और तफ्तीश लिए उस नौजवान जादूगर को देख रहा था। क्या मुझसे ऐसे सवाल पूछने आए हैं जिनके जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ? यानी तुमने बदर को सिर्फ ज़ियाद के बुग़्ज़ में अगवा किया था। बुग़्ज़ नहीं, दुश्मनी कहिए। आलियान का चेहरा एकदम जैसे सख्त हो गया। ठक से कह रखा, ज़िया सुल्तान ने मेरी माँ को मारा था। वो औरत जिसने मुझे नहीं छोड़ा जब सारी दुनिया ने आलियान पे गिव अप कर दिया। तुम्हारी असल माँ ने तुम्हारे ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया था। जवाब में आलियान ने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा के सर झटक दिया। बदर को अगवा करके तुम्हें क्या मिला? ज़ियाद का क्या बिगड़ा? कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा चोज़, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं सिर्फ ज़ियाद को परेशान करना चाहता था। बच्चे को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। और माला की तकलीफ़? आलियान के होंठों पर मैंने खेज मुस्कुराहट उभरी। इस तकलीफ़ का एहसास करने के लिए बहुत से लोग पहले ही मौजूद हैं। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। समंदर की नमी और भुनी मछली की खुशबू अंदर उतरती गई। उसने दोनों हाथ जेबों से निकाल के मेज़ पर रखे और आलियान की आंखों में देखते हुए ठहर ठहर के बोला, अगर तुमने दोबारा उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस दफ़ा मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप कातिल नहीं हैं।
माहिर एकदम चौंका। आलियान उन्हीं चमकती मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। माहिर के दिल में कुछ डूब के उभरा। क्या उसके जासूस सब कुछ सुन रहे थे? अब आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो कई बरस से आपको बेचैन किए हुए है। मैं यहाँ आपको जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। मेज़ पर जमी माहिर की मुट्ठियाँ एक दूसरे में पेवस्त हुई। उसने बिला आखिर अल्फाज जोड़े। नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? जवाब में नौजवान जादूगर धीरे से हंस दिया। उस एक सवाल के लिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत ना थी। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर देते तो मैं आपको बता देता, क्योंकि हमारी दुनिया में ये कोई सीक्रेट नहीं है, उसने महफूज अंदाज में कहना शुरू किया। माहिर फरीद के जिस्म का हर उज़ू कान बन गया था। बेडरूम में मध्यम टेबल लैंप रोशन था। सुजैन इसी तरह बेसुध सोई हुई थी। बियरबॉल फरीद फैसला करके दबे कदमों उठा, अलमारी खोली, लेदर बैग निकाला, पंजों के बल कारपेट पर बैठा, बिना आवाज़ के आहिस्ता से जिप खोली। उसकी हथेलियों पर पसीना दर आया था। अंदर गुलाबी मैक बुक रखी थी। उसने एहतियात से पीछे देखा। वो इसी तरह सो रही थी और मद्दम खर खर की आवाज़ गूंज रही थी। बियरबॉल ने लैपटॉप निकाल के उसकी तह खोली तो हल्का सा म्यूजिक बजा। सिस्टम ऑन हुआ था। उसने घबरा के सुजैन को देखा। एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, लेकिन वो हनूस गहरी नींद में थी। उसको चंद लम्हे लगे अपना तनफ्फुस बहाल करने में। फिर तवज्जो रोशन स्क्रीन की तरफ की। वहाँ एक चौखट्टा बना था जिस पे सुजैन फरीद लिखा था। दिल ने एक धड़कन मिस की। जिस औरत को उसने अपना नाम दिया था, क्या वो उसकी प्राइवेसी में यूँ मुखल होगा? बहुत सा गुस्सा उसे खुद पे आया और इससे ज़्यादा माहिर फरीद पे, जिसने ये कीड़ा उसके दिमाग में घुसाया था। चंद लम्हे के लिए वो सोचता रहा, उसे ये नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इंसान नहीं था। वो ऐसी गैर इखलाकी हरकत नहीं कर सकता था। सर झटका, खुद को मलामत की और स्क्रीन बंद कर दी। लैपटॉप वापस रखने ही लगा था कि जूम की आवाज़ आई और चौंक के उठा। लैपटॉप हाथ में लिए सूजी के सरहाने आया। उसके मोबाइल की स्क्रीन लम्हे भर के लिए रोशन हुई थी, जैसे नोटिफिकेशन आया हो। स्क्रीन पे सब्ज रंग में एक नया व्हाट्सएप मैसेज लिखा आ रहा था। बियरबॉल की आंखें बेख्तियार छोटी हुई। वो उसकी बीवी थी। इतना तो वो जानता था कि उसकी लॉक्ड स्क्रीन पे भी मैसेजेस का प्रीव्यू आया करता था। अगर सिर्फ वन न्यू नोटिफिकेशन लिखा आ रहा था तो इसका एक ही मतलब था, ये किसी लॉक्ड चैट का नोटिफिकेशन था। यानी सुजैन अपने व्हाट्सएप में कुछ चैट्स लॉक भी रखती थी। उसने बेख्तियार पहलू में दबाई मैकबुक को देखा, फिर सोती हुई सुजैन को। अगले ही लम्हे बियरबॉल ने स्क्रीन वापस खोली। एक दफ़ा फिर म्यूज़िक बजा, लेकिन इस दफ़ा उसके दिल की धड़कन मिस नहीं हुई। वो आहिस्ता से मैकबुक के कीबोर्ड के टच बटन को सूजी के बेसुध अंगूठे तक लेकर आया। नरमी से उसे छुआ। हल्के से म्यूज़िक के साथ कुफल खुल गया। वो बेख्तियार पीछे हुआ। एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, मगर सुजैन इसी तरह बेखबर सोती रही। बियरबॉल तेजी से लैपटॉप लिए कमरे से बाहर निकल गया। उसे कोई पुरसुकून गोशा तलाश करके इस लैपटॉप पे वो सब देखना था जो उससे खुफिया रखा गया था। आसमान पे चांदी के थाल जैसा चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी साहिल की रेत के जर्रों को मुनव्वर किए हुए थी। ऐसे में वो दो इंसान आमने सामने लकड़ी के बेंच पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी दुनिया में ये कोई सीक्रेट नहीं है। आलियान की चमकती आंखों में महफूज होने का तासुर था। क्या गारंटी है जो तुम मुझे बताओगे वो सच होगा? मैं बिना ज़रूरत के झूठ नहीं बोलता और आपसे झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको तो इंसानों की पहचान है माहिर बे। क्या आप मेरे चेहरे पे सच और झूठ को पहचान नहीं जाएंगे? माहिर कुछ कहे बिना आंखों की पुतलियां सुकोड़े उसे देखे गया। आलिया ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। वो बोलता गया और माहिर सुनता गया। उसके कहे हर लफ्ज़ के साथ माहिर की आंखों में बहुत से तासुरात उभरे। ताज्जुब, बेयकीनी, उलझन, नापसंदीदगी और आखिर में सिर्फ अफसोस। क्या नगीना सुल्तान ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी एक शय की तलाश में ज़ाया कर दी? आलिया ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। जिसको आप ज़ाया करना कहते हैं, उनके नज़दीक वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जुस्तजू थी और बहुत से जादूगर अगर आज भी इसी जुस्तजू में मुब्तला हैं। और तुम, क्या ये तुम्हारी भी जुस्तजू है? क्या यही चाहिए तुम्हें हलाल और बदर से?
आलियान धीरे से हंस दिया। मैं बच्चे अगवा नहीं करता, करना चाहता तो हलाल को अगवा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बी केयरफुल। उसने उंगली उठाई। आलिया ने दोनों हाथ मसालहती अंदाज में उठाए। सॉरी सॉरी, कहा ना मैं जादूगरों के मकासद के लिए बच्चे अगवा नहीं करता। बदर का अगवा सिर्फ ज़ियाद की दुश्मनी के बाइस था। बाकी जो मैं करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ। और क्या तुम नगीना बेगम की जुस्तजू पे यकीन रखते हो? आलियान जवाब में हंस पड़ा। नहीं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैं उनकी हर बात नहीं मान सकता। कहा ना, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, लोगों के मसले हल करता हूँ, बदले में उनसे पैसे लेता हूँ, जैसे आप करते हैं। पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, जिन्नात और जादूगर को इस्तेमाल किए बगैर, लेकिन इन तरीकों में मेहनत लगती है और ये शॉर्टकट है। वो तंज से मुस्कुरा दिया। आलियान फिर से हंस दिया, सर दाएं बाएं हिलाया। इस काम में भी बहुत मेहनत लगती है, जिस्म पे इतना जोर आता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन इस काम में एक ताकत है। अनदेखे को देख लेने में अपना ही एक मज़ा है। मैं अनदेखा नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारा अंजाम अभी से देख सकता हूँ। माहिर अफसोस से उसको देख रहा था। कई बरस बाद तुम भी नगीना बेगम की तरह दुनिया की सारी दौलत और पावर के होते हुए भी इसी तकलीफ में मुब्तला होगे जो तुम्हारे जादूगर ने बहुत से लोगों को दी है। और माहिर ने उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई। इस दूसरी दुनिया में जो आग तुम अपने लिए जमा कर रहे हो वो अलग है। आलिया ने उसी ढटाई से मुस्कुराते हुए चिप्स का टुकड़ा मुंह में डाला। दूसरी दुनिया कोई नहीं है माहिर बे, ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नुम है। मरने के बाद हम सब फना हो जाएंगे, जो है यही है। यू ओनली लिव वंस, यही मेरा मोटो है। योलो, होंठ गोल करके कहा। तुम्हारा रंगीन बुलबुला बहुत अफसोस से तोड़ रहा हूँ आलियान, लेकिन दूसरी दुनिया मौजूद है और अपने हर अमल के साथ तुम अपने लिए एक बहुत बड़ी खाई में अंगारे भरते जा रहे हो। इस दुनिया की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी जो तुम लोगों को देते हो, लेकिन उस दूसरी दुनिया की तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी और वहाँ तुम्हारी ये जस्टिफिकेशंस और तुम्हारा योलो काम नहीं आए। वो उठ खड़ा हुआ। आलिया ने चेहरा उठा के दिलचस्पी से उसे देखा। माना कि आप कातिल नहीं हैं, मगर ये भी जानता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के लोग ज़िया सुल्तान को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारे जिन्नात ने तुम्हें खबर दे दी? आलियान इसी अंदाज में मुस्कुराता रहा। एक मशवरा दूं माहिर बे, ज़िया सुल्तान के लिए कातिल बन जाइए, क्योंकि आपकी हैप्पी एंडिंग के रास्ते में सिर्फ वही रुकावट है। माहिर ने जवाब नहीं दिया। इसी तरह पलकें सुकेड़े उसे देखे गया। वो कह रहा था, वो इस शहर में आपसे अपना इंतकाम लेने आया है। जब तक आपकी जान नहीं लेगा उसे सुकून नहीं आएगा। आप नहीं होंगे तो उसके ख्याल में वो तीनों साथ हो सकते हैं, ज़ियाद, माला और बदर। परफेक्ट सुकून। मैं आपकी जगह होता तो उसे मार देता। तो तुम मार दो, तुम्हारा भी वो दुश्मन है ना। मगर मैं आपकी जगह पर नहीं हूँ। उसको मारने से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो चाहता हूँ कि वो एक लंबी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारे, काबिल की तरह, अपने बाजू पर अपने खून को कत्ल करने का निशान लिए हर जगह घूमे फिरे। अब वो ठंडे हुए चिप्स दांतों से कुतर रहा था। माहिर फरीद ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और पलट गया। और स्कैम्स रेजर याद रखिएगा, अकब से आलियान ने पुकारा था। माहिर ने मुड़े बिना हाथ झुलाया और आगे बढ़ता गया। एक एहसास उसे लाइब्रेरी से यहाँ आते हुए और वापस अपनी कार की तरफ जाते हुए मुसलसल हो रहा था। कोई उसके ताकुब में था, खामोशी से उस पर नज़र रखे हुए उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। अभी वो कार में बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। क्या हुआ चंगेज़? वो एकदम अलर्ट हो गया था। हमने फिरोज़ी इमारत वाला अपार्टमेंट चेक किया है और तुम दुरुस्त कह रहे थे, बच्चा वाकई फिरोज़ी बिल्डिंग में मौजूद था। वो जैसे सन्नाटे में रह गया। वो बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन आया था, दाएं बाएं गर्दन घुमाते किसी शनासा चेहरे की तलाश में राहदारी में आगे बढ़ता गया और फिर एकदम ठिठक के रुका। राहदारी में नस्ब बेंच पर वो दोनों बैठे थे, वही दोनों मियाँ बीवी जिनसे वो 2 रोज़ पहले मिला था। औरत के बाल गीले थे, कंधों पर शाल थी और शोहर उसको तसल्ली देते हुए कॉफ़ी का कप थमा रहा था। रोने से उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो चुके थे और वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। दफ्तन उसकी निगाह राहदारी के वस्त में खड़े लंबे बूढ़े कोट वाले मर्द पे पड़ी। एकदम से उसकी आंखों में जैसे शरारे उभरने लगे।
कपड़े धकेला और तेजी से उठ खड़ी हुई। क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तुम्हारा? हमारी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। वो जोर से चलाई थी। वो वहीं पर खड़ा रह गया। उसकी आवाज़ पे ऑफिस का दरवाज़ा तेज़ी से खुला और चंगेज़ बाहर आया। एक और पुलिस एहलकार उसकी मौयत में निकला और औरत को धीमी आवाज़ में खामोश करवाने लगा, लेकिन वो मुसलसल चीखे जा रही थी। मैंने तुम्हें अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दी, मैंने तुम्हें इज्जत दी, और तुमने क्या किया हमारे साथ? चंगेज़ बेजार और थका हुआ दिखाई दे रहा था। माहिर को उस औरत को नज़रअंदाज करने का कहा और अंदर ले आया। फिर ऑफिस का स्लाइडिंग डोर बंद किया। औरत के चीखने चलाने की आवाज़ मध्यम पड़ गई और उसकी तरफ मुड़ा। माहिर बैठा नहीं था, बस मेज़ के साथ खड़ा रहा। बच्चा वाकई वहाँ मौजूद था, लेकिन वो बदर नहीं था। उसने फ़ोन पे कही बात उसी थके हुए अंदाज में दोहराई। माहिर के दोनों आबरू इस्तजाब से उठे। फिर वो कौन था? एक साइरियन बच्चा जिसको इन दोनों ने एडॉप्ट किया था, लेकिन बच्चा गैर कानूनी तौर पे यहाँ आया था। यकीनन किसी ने उसे उनके दरवाजे पर छोड़ दिया और उन्होंने उसे अपना लिया, लेकिन कानूनन ये उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते थे। वो अदालत में जा सकते थे। इस औरत को शदीद एंग्जाइटी और डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, जिसके बायस एडॉप्शन कमेटी ने उनको बच्चा देने से इनकार किया था। इससे चंद साल पहले उन्होंने एक बच्चा एडॉप्ट किया था, लेकिन अदालत ने इस औरत के साइकोटिक रवैये के बायस बच्चे के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव होकर गलत फैसला लेने के बायस एडॉप्शन कमेटी ने वो बच्चा उससे वापस ले लिया था और उसको मज़ीद एडॉप्शन के लिए नाअहल करार दे दिया था। सो ये किसी भी सूरत में बच्चा रजिस्टर्ड नहीं करवा सकती थी, इसीलिए उन्होंने बच्चे को छुपा के रखा। अब वो बच्चा कहाँ है? चंगेज़ आगे बढ़ा और स्लाइडिंग डोर खोल दिया। अंदर आते हुए माहिर ने गौर से नहीं देखा था। सामने रखे डेस्क की कतार में एक खातून पुलिस ऑफिसर बैठी थी, जिसके साथ कुर्सी पर एक नन्हा बच्चा बैठा था। उम्र तकरीबन 3-4 साल थी। बाल घुंघरियाले और सुनहरी थे और वो कंधों पर कंबल लपेटे डरा सहमा हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर नरमी और प्यार से उससे बातें करते हुए उसको फिंगर चिप्स खिला रही थी, जिनका रंग आलियान के फिंगर चिप्स से ज़्यादा जर्द और कच्चा कच्चा सा था। अब इस बच्चे का क्या होगा? चंगेज़ और वो साथ साथ खड़े थे। चंगेज़ ने उसी दुकान से कंधे उचकाए। सोशल सर्विसेज वाले उसको ले जाएंगे और उसे किसी फोस्टर होम में डाल देंगे। अब ये बच्चा किसी भी सूरत में इन दोनों मियाँ बीवी को वापस नहीं मिलेगा। माहिर ने बेख्तियार दांतों से होंठ काट लिए। कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मैंने एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर दिया। अब के चंगेज़ उसकी जानिब घूमा, उसके कंधे पर हाथ रखा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है इसमें इस बच्चे के लिए बेहतरी हो, क्योंकि इस औरत का साइकोसिस मुस्तकबिल में बच्चे को नुकसान देता। शायद इसको बेहतर पेरेंट्स मिल जाएं। माहिर ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। चंगेज़ ने खुफकी से हाथ नीचे किया। हाँ, तुमने एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर दिया, क्योंकि तुम्हारा तजस्सुस तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। माहिर ने जवाबन गिला अमेज़ निगाहों से उसे देखा। देखो माहिर, तुम मुझे मेरी सच्चाई के बायस पसंद करते हो तो सच सुनो। माला का बच्चा उसको मिल चुका है। अगवाकार ने खुद ही बच्चा वापस कर दिया और तुम्हारे बकौल अगवाकार यानी वो जादूगर चंगेज़ के जैसे हलक में करवाहट घुल गई। दोबारा उसको अगवा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे में तुम्हें इस फेरोज़ी अमारत का पीछा करने की बजाय अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए। या शायद तुम्हारे जहन को इतनी आदत हो चुकी है किसी न किसी चीज़ की तलाश की, कोई ना कोई पहेली सुलझाने की, कि जब हर चीज़ ठीक हो रही है तब भी तुम सुकून का सांस नहीं ले रहे। तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। तुम्हारा दुश्मन इस शहर में मौजूद है। अपना ख्याल रखो। माला और उसके बच्चे की हिफाजत करो। और चंगेज़ उठा, हल्का सा खनकारा। माहिर ने चौंक के उसे देखा। और एक नई ज़िंदगी की तामीर करने का सोचो। माहिर फरीद ने दोनों आबरू इस्तजाबिया अंदाज में उठाए। जवाबन कोमसार बे ने बदवक्त एक थके हुए दिन के बावजूद उभरती मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हारे ख्याल में हमें नहीं मालूम, सबको दिखाई दे रहा है। मेरे थाने के अहलकारों को भी रोज़ पूछते हैं माला और माहिर की कहानी में कोई डेवलपमेंट हुई या नहीं। बेहतर है कि तुम और माला अपने मसले हल करो और नई पहेलियों में मत उलझो। माहिर फरीद खुफकी से बुड़बुड़ा के आगे बढ़ गया। उसे वापसी का सफ़र उसी राहदारी में से गुजर के करना था।
हस्बे तवक्को वो औरत जिसे उसका शौहर बद वक्त पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाहर निकलते ही एकदम से बिफर के उठी। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया, तुम्हें एक माँ की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। वो हिज़ियानी अंदाज में ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। साथ खड़े पुलिस एहलकार ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और उसके करीब सरगोशी की। इस औरत के साथ अगर वो बच्चा पलता तो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता। कोई वजह थी जो उसको एडॉप्शन कमेटी ने, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो तारहम से उस औरत को रोते चिल्लाते हुए देख रहा था। चंगेज़ दुरुस्त कहता था, वो बच्चे तलाश करने वाला था, वो बच्चे उनकी माँ से छीनने वाला इंसान नहीं था। उसके बिला वजह के तजस्सुस ने एक परफेक्ट तकून को ख़राब कर दिया था। माहिर ने सर झटका, उसे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना था। शायद आलियान दुरुस्त कह रहा था, उसे सुनने में गलती हुई थी। वो मज़ीद इस पहेली के पीछे नहीं पड़ेगा, वो मज़ीद अब किसी का नुकसान नहीं करेगा। फरीद लौर खामोश था। जब माहिर वापस पहुंचा, मध्यम बत्तियां लाउंज में रोशन थी और कंबल कारपेट पे गिरा हुआ था। शायद बियर बॉल सोने चला गया था। उसने धीरे से कोट उतार के एंट्रेंस की कैबिनेट्स में लटकाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में मध्यम टेबल लैंप जला था। माहिर बेड के किनारे पर बैठा, झुक के जराबें उतारी और नफासा से उनको कोने में रखी। लॉन्ड्री बास्केट में डाला, फिर हाई नेक स्वेटर को नीचे से पकड़कर जैसे उतारना चाहता हो कि एकदम ठिठक गया। कहीं किसी कोने से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे चूहा किसी सतह को खुरच रहा हो या जैसे कोई सरगोशी में कुछ कह रहा हो। उसने स्वेटर नहीं उतारा, ताज्जुब से गर्दन दाएं बाएं हिलाई, आवाज़ पे गौर किया। कोई लफ्ज़ सुनाई नहीं देता था, लेकिन दबी दबी सी कोई गैर शनासा ज़ुबान थी। जैसे अरसा हुआ उसे ऐसी आवाज़ें नहीं आई थी, लेकिन ये आवाज़ किसी नादीदा मखलूक की नहीं थी, किसी इंसान की थी। किसकी? बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो मुहतात कदमों से आगे आया, डोर नॉब घुमा के दरवाज़ा धकेला। आवाज़ ऊंची होती गई। वो रोने की आवाज़ थी, घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। एकदम से बाथरूम जर्द रोशनियों से मुनव्वर हो गया। अंदर का मंजर देखकर वो शुशद्दर रह गया। फर्श पर बहुत सा पानी गिरा था। दरमियान में कहीं एक लैपटॉप खुला रखा था, उस पर भी चंद कतरे थे। बाथ टब के सामने पर्दा गिरा था और आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो तेज़ी से आगे आया और पर्दा खींच के हटाया। एक लम्हे के लिए भी वो अपनी जगह से हिल ना सका। अंदर शावर मध्यम सा चला था, पानी की धारें नीचे गिर रही थी। टब आधा भरा हुआ था और उसके कोने में दीवार से टेक लगाए, घुटने सीने से मिलाए बियर बॉल बैठा रो रहा था। बी वो शालसा कुछ बोल ना सका, फिर एकदम वापस पलटा। फर्श पर रखा लैपटॉप उठाया, उसकी स्क्रीन रोशन थी। बियर बॉल ने उसकी सेटिंग बदल दी थी। शायद वो स्टैंड बाई मोड नहीं जा रहा था। माहिर ने तौलिए से लैपटॉप पर गिरे पानी के कतरे पूंछे, उसे सिंक के स्लैब पर रखा, फिर शावर बंद किया और बाथ टब के साथ घुटनों के बल फर्श पर बैठा। बियर बॉल क्या हुआ है? जबरन उसके दोनों कंधों से उसको सीधा करना चाहा, लेकिन वो गीला सा सर घुटनों में दिए रोए जा रहा था। बी इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। उसके गीले बालों में हाथ फेरता, दूसरे हाथ से कंधा थपक रहा था, लेकिन बियर बॉल सर नफ़ी में हिलाए इसी तरह रोए जा रहा था। इट्स ओके, मुझे बताओ, उठो, मेरी तरफ देखो। बियर बॉल। उसने ज़ोर से उसे कंधों से झंझोरा। बियर बॉल ने चेहरा उठाया। वो पानी की बजाय आंसुओं से भीगा था। सुर्ख नाक, सूजी हुई आंखें, गीले घुंघरियाले बाल। वो स्वीट पैंट्स और हुड्डी समेत बाथ टब में बैठा था। टब आधा भरा था, लेकिन बियर बॉल का लिबास पूरा भीगा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगी। माहिर ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पोंछा। वो सर वापस झुकाने लगा, लेकिन माहिर ने ज़बरदस्ती उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। पहले मुझे बताओ, हुआ क्या है? रिलैक्स, इट्स ओके, बताओ। वो मुझे चीट कर रही थी। माहिर एकदम सांस ना ले सका। क्या? वो मुझे चीट कर रही है। वो दबा दबा सा चलाया था। माहिर ने एकदम चौंक के पीछे देखा। दरवाज़ा खुला था। वो तेज़ी से उठा, दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस उसके पास आया। उसी अंदाज में घुटनों के बल फर्श पर बैठा। वो इस वक्त कहाँ है? उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। कमरे में सो रही है। वो नफ़रत और बेबसी से गराया था। तुमने क्या देखा है?
बियर बॉल ने सर दाएं बाएं हिलाया, फिर गीली हथेली से आंसू पूंछे, चंद गहरे सांस लिए। बताओ बियर बॉल, तुमने क्या देखा है? उसके फ़ोन में कुछ चैट्स लॉक थी, लेकिन मैकबुक में लॉक्ड चैट्स लॉक नहीं होती, बल्कि सामने नज़र आ जाती हैं। मैंने सिर्फ वही चैट देखी है, वो बुराक और उसकी गुफ्तगू है। बुराक कौन? उसे याद आ गया, वो जो टेनिस खेलता है, जो घोड़ों की रेस में भी अक्सर। हाँ हाँ वही, बियर बॉल तेज़ी से बोला। वो बुराक के मल्टी टैलेंट्स की फहरिस्त नहीं बन सकता था। बियर बॉल ने सर इस बात में हिलाया। आंसू फिर से उसकी आंखों से टपकने लगे थे। वो बहुत अरसे से एक साथ हैं। वो सांप वाला बल्गारी का ब्रेसलेट जो वो पहनती है, जो उसने मुझे कहा था कि उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया, वो भी उसको बुराक ने गिफ्ट किया था। मैंने उसकी सारी चैट पढ़ी है। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? माहिर उसको अभी तक दोनों कंधों से थामे हुए था। बेख्तियार एक नज़र लैपटॉप पे डाली। उसे शय की तवक्को उसने नहीं की थी। उसका ख्याल था बियर बॉल सूजी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकालेगा, रुपए पैसों का हेर फेर, कुछ ना कुछ उसे मालूम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी गर्ल ग्रुप चैट में वो अपनी दोस्तों को बता रही होगी कि उसका शोहर कितना बेवकूफ़ है और कैसे उसको कंगाल कर रही है, लेकिन इस शय की तवक्को उसने भी नहीं की थी। मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो एक हाथ से उसका कंधा पकड़े, दूसरे उसके गालों से आंसू साफ कर रहा था। मुझे देखो, इधर देखो बियर बॉल। बियर बॉल ने मतवरम सुर्ख आंखों से उसे देखा। वो माहिर को नहीं सुन रहा था। मैंने उसे किस चीज़ की कमी दी? मैंने सब कुछ किया उसके लिए, अपनी फैमिली के खिलाफ गया, फिर उसने मेरे साथ ये क्यों किया? क्योंकि सुजैन के लिए ये सब काफ़ी नहीं था। कुछ औरतों के लिए ये सब काफ़ी नहीं होता। बियर बॉल ने एक झटके से अपना कंधा छुड़ाया। माहिर ने हाथ नीचे गिरा दिए। वह बशावर की सफ़ेद दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। उसे एहसास हुआ कि उसके स्वेटर का गिरेबान और आस्तीन भीग चुके हैं और पैंट्स घुटनों से गीली हो चुकी है। बिला आखिर तुम्हारी जीत हो गई माहिर, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हुआ। तुम तो बहुत खुश हो गए ये सब देखकर, वो छत को देखते हुए कह रहा था। तुम्हारी तकलीफ़ में मैं खुश क्यों होऊंगा? यही तो तुम्हारा मसला है। तुमने पहले दिन से उसकी मुखालफत की थी, लेकिन मैंने कहा था मुझे उस पर एतबार है, और फिर तुमने क्या किया? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने मुझे दूर धकेलना शुरू कर दिया। तुम यही चाहते थे तुम दुरुस्त साबित हो जाओ, और देखो आज तुम्हारी बात सही साबित हुई। उसने कॉटेज भी बेच दिया। वो एक दूसरे आदमी के साथ मुझे चीट भी करती रही और मैं तन्हा रह गया, खाली हाथ। और अब वो तलखी से जैसे खुद पे हंसा और निगाहें छत से हटा के माहिर को देखा तो उनमें ज़माने भर के शिकवे थे। और अब मैं तुम्हारे पास भी वापस नहीं आ सकता, मैं तुमसे भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि तुम आगे से यही कहोगे कि मैंने जो कहा था वही हुआ है। माइटी माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। माहिर अब मुखालिफ दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो दोनों आमने सामने थे, यूं कि वो टब से बाहर था और बियर बॉल अंदर। तुम्हारी तकलीफ में पे मैं कभी खुश नहीं होऊंगा बियर बॉल। देखो हम दोनों भीगे हुए हैं। बियर बॉल ने गीली आंखों से उसे देखा। बहुत सा पानी उनसे फिर से उबलने लगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा माहिर? मैं एक दफ़ा फिर गलत साबित हुआ। बेवकूफ़ बियर बॉल, नाकाम बियर बॉल, फेलियर बियर बॉल। हमेशा से सब मेरे बारे में जो कहते थे वो दुरुस्त साबित हुआ। तुम मेरे भाई हो भी। बियर बॉल को देखती उसकी आंखों में दुख था। मैं इस शादी के खिलाफ था, मैं हमेशा से सूजी के खिलाफ था, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने पे खुश मैं कभी नहीं होऊंगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम ये शादी ना करो, ताकि तुम्हारा दिल, हाँ इसलिए तुम ये चाहते थे, इसलिए तुम ये कहते थे, इसलिए तुम दुरुस्त साबित हुए। जानता हूँ तुम सब क्या कहोगे, मैं जानता हूँ। अब मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आ सकता, इसलिए उसने बाथ टब को दोनों किनारों से पकड़ के उठना चाहा तो माहिर तेज़ी से उठ के आगे बढ़ा और कंधों से दबाव देकर उसे वापस नीचे बैठाया। बियर बॉल ने बेख्तियार उसको देखा। माहिर के माथे पे लकीरें थी। मुझे दुरुस्त साबित होने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा दुरुस्त होता हूँ। लेकिन तुम बियर बॉल, तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। वो अब टब के किनारे ऊंचा बैठा था। बियर बॉल को कोहनी से ज़बरदस्ती नीचे बैठाने की कोशिश में पानी के छींटे उसके स्वेटर को मज़ीद भगो गए थे। जो मैं कह रहा हूँ इसको गौर से सुनो। बियर बॉल टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा, जैसे कदरे सहम गया हो। हम एक फैमिली हैं और फैमिलीज़ में बहुत सी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं,
जानता हूँ हमारे बाप ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। उन्होंने एक ही पैमाने पे मुझे और तुम्हें तोला। हालांकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तुम मुख्तलिफ थे। तुम पैसा बनाने की मशीन नहीं थे। लेकिन हमारे बाप ने, मालिक ने, सब ने हमेशा तुम्हें माहिर से कंपेयर किया। तुम एक शेफ थे। तुम इन कामों के लिए बने थे जिनको करके तुम्हें खुशी मिलती हो। तुम खुश रहने और खुशी बखेरने के लिए बने थे। तुम्हारी ज़िंदगी का आज़म कभी भी बहुत सा पैसा कमाना नहीं था, मगर हमारे बाप ने तुम्हारे हिस्से से तुम्हें महरूम करके वाकई ज़्यादती की। वो अपनी मेहनत से कमाई दौलत बचा रहे थे, लेकिन इस सब में उन्होंने तुम्हारी पर्सनैलिटी को नुकसान दिया। वो टफ लव पे यकीन रखते थे। मालिक भी वैसा है और मैं भी ऐसा हूँ। हम सब का तरीका गलत था या दुरुस्त, इस बहस से कतई नज़र हम सब ज़बरदस्ती तुम्हें वो बनाना चाहते थे जो तुम नहीं बन सकते थे। वो कहता जा रहा था और बियरबोल की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। हम सब ने जो भी किया तुम्हें इस चोट से बचाने के लिए किया जो आज तुम्हें लगी है, लेकिन सारा मसला यही है बियरबल कि हर बच्चे को उसके हिस्से की चोट लगनी होती है। इसलिए लोगों को उनके हिस्से की गलती करने देनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें सूजी से अलग करने की कोई प्लानिंग नहीं की। ना मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे तुम्हारा दिल टूटे। मैंने तुम्हें पीछे नहीं धकेला। मैं तुमसे नफरत नहीं करने लगा। ना मुझे दुरुस्त साबित होने का शौक था। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि जल्द या बदेर सुजैन का सच खुल जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा सच खुलेगा। बस ये जानता था कि वो एक फेक औरत है और फेक चीज़ बहुत देर तक छुपी नहीं रह सकती। बियरबॉल ने सर झुकाया और हथेली की पुष्ट से आंखें रगड़ी। उसका पूरा चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो चुका था। लेकिन ये कभी मत सोचना कि गलत फैसले का गलत नतीजा देखने के बाद तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकते। तुम हमेशा अपनी फैमिली के पास वापस आ सकते हो। हर इंसान वापस आ सकता है, भले तुमने गलती अकेले की हो, लेकिन इस गलती को सुधारना एक फैमिली ने मिलकर होता है। जो गलती तुमने की इसको हम अनडू नहीं कर सकते, लेकिन हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इधर देखो मेरी तरफ। बियरबॉल ने गिला अमेज गीली आंखें उठा के उसे देखा। जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तुम्हें मेरे ऊपर बहुत सी चीज़ों का बहुत सा गुस्सा है, लेकिन अपने सारे गुस्से और शिकवे के बावजूद मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माहिर उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था, क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पे भरोसा है? बियरबॉल ने दांत से लब काटे खामोशी से उसे देखे गया। क्या तुम्हें माहिर फरीद पे इतना भरोसा है कि तुम वही करो जो मैं कहने जा रहा हूँ? चंद लम्हे ऐसे ही खामोशी से गुजरे। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है माहिर। मैं अभी कमरे में वापस जाऊंगा। मैं उसे नींद से जगाऊंगा और मैं उसे उसी वक्त अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। और फिर वो जज्बात से तेज़ तेज़ कह रहा था कि माहिर ने ज़ोर से उसका कंधा दबाया। क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पे भरोसा है? उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई। बियरबॉल रुक के उसे देखने लगा, फिर उसके कंधे ढीले पड़े। माहिर की आंखों में इतनी सख्ती थी कि उसने धीरे से सर इस बात में हिलाया। भरोसा है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। वो टब के किनारे पर बैठा एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। तुम सुजैन के साथ रहना चाहते हो या नहीं? बियरबॉल का चेहरा फिर से सुर्ख होने लगा। सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। माहिर ने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए और उठ खड़ा हुआ। फिर एक हथेली उसकी जानिब बढ़ाई। अपना मोबाइल दो। बियरबॉल ने नासमझी से उसे देखा, फिर दाएं बाएं, फिर वॉश बेसन के किनारे रखा मोबाइल दिखाई दिया। वो रखा है। माहिर ने मोबाइल उठाया, पावर का बटन दबाया और जब उसकी स्क्रीन बुझ गई तो उसे जेब में डाल लिया। फिर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। वही सिंक के किनारे खड़े खड़े चंद बटन दबाने लगा। फिर अंदर जाके वापस आया तो हाथ में एक फ्लैश थी। क्या कर रहे हो? बताता हूँ। बियरबॉल ने दोबारा नहीं पूछा। वो देख सकता था कि माहिर क्या कर रहा था। चंद सानिये गुजरे, फिर माहिर ने लैपटॉप शट डाउन किया, टिश्यू से उसे एक दफ़ा फिर से पूंछा और अपने फ़ोन पे एक नंबर मिलाने लगा। बियरबॉल नासमझी से उसे देख रहा था। आंसू रुक चुके थे। उमार, अभी इसी वक्त हमारे घर आओ। तुमने बियरबॉल को कहीं लेकर जाना है। बियरबॉल के आबरू इस्तजाब से उठे। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से पानी से भरे टब में उठ खड़ा हुआ। बहुत सी छींटे दाएं बाएं गिरी। स्वेट शर्ट गीली होके नीचे लटक रही थी। क्या मतलब?
मैं कहाँ जा रहा हूँ? माहिर ने फ़ोन नीचे किया और उन्हीं निगाहों से उसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे है, लेकिन मुझे सूजी से बात। तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। तुम उससे कोई बात नहीं करोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। तुम बोर्डरम जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे दोस्त का होटल है। तुम कुछ दिन वहीं रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे सवाए मेरे, और इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश करोगे जो हुआ है। लेकिन बियरबॉल ने होंठ दांत से काटा, फिर सर को खम दिया। ओके। उसके अंदर जैसे मज़ीद तवानाई नहीं थी। सर दर्द कर रहा था और जिस्म जैसे नुचड़ चुका था। वो नंगे पैर बाथ टब से निकला तो पानी की धारें ट्राउज़र से गिरती हर जगह बहती गई। तुम अपने कमरे में भी वापस नहीं जाओगे। फैज़ी खानम ये लैपटॉप वापस रख आएंगी और तुम। वो लैपटॉप हाथ में लिए बाहर कमरे में आया, फिर अपनी वार्डरोब की तरफ इशारा किया। मेरे कपड़े पहनो और उमार के आते ही तुम उसके साथ यहाँ से चले जाओगे। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स फैज़ी खानम निकाल लाएगी। अब वो फैज़ी खानम को उठाने जा रहा था। चंद मिनट बाद जब वो लैपटॉप रख के सोती हुई सुजैन के कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे तक आई तो देखा बियरबल सफ़ेद चेहरे, गीले बालों के साथ साफ पैंट्स और स्वेटर पहने बैठा था। चेहरा बिल्कुल स्पॉट था और कमरे के फर्श पर जगह जगह पानी था जो बाथरूम से यहाँ तक आया था। उमार बाहर पहुँच चुका था और माहिर अब बियरबॉल को साथ लिए राहदारी की तरफ जा रहा था। वो बार बार मुड़ के अपने कमरे की जानिब देखता, लेकिन माहिर उसे कोहनी से पकड़ के बाहर की जानिब ले गया। तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात करूँगा वो मैं करूँगा। बियरबॉल ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर हिलाया। फैज़ी खानम दोनों को अफसोस से जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो दरवाजे के पार गायब हो गए। चंद लम्हों बाद माहिर अकेला आता दिखाई दिया। अपने कमरे की चौखट पे खड़े होकर उसने नापसंदीदगी से अंदर गिरे पानी को देखा और फिर हाथ को घुमा के इशारा किया, प्लीज़। फैज़ी खानम ने सर इस बात में हिला दिया। वो जानती थी कि जब तक उसका बाथरूम और कमरा मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होगा वो दोबारा इसमें कदम नहीं रखेगा। वो चुपचाप सफाई का सामान लेने स्टोर की जानिब बढ़ गई थी।